डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी को वर्क फंक्शन भी कहते हैं और इसे हम सिंबल ए से दिखाते हैं या फिर सिंबल एफ, लेकिन केमिस्ट्री में जनरली हम ए यूज़ करते हैं सिंबल। और ए का क्या मतलब है ये भी मैं बताऊंगा आपको। अगर हमें डिफाइन करना होगा मैथमेटिकली हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी क्या है, तो मैं कहूँगा कि हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी यानी ए इज इक्वल टू ई माइनस टी एस। E means internal energy और T is temperature, S is entropy। ठीक है, entropy into temperature is called amount of unavailable energy, यानी वो एनर्जी जो हम यूज नहीं कर सकते। अब इंटरनल एनर्जी में से ये अगर माइनस कर देंगे अनअवेलेबल एनर्जी, तो वहां पे रह जाती है अवेलेबल एनर्जी या मैं बोलूंगा यूजफुल एनर्जी। क्लियर? तो मैं बोलूंगा फिर कि ये जो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी ये है वो एनर्जी सिस्टम की जो हम यूज कर सकते हैं, विच इज यूजफुल एनर्जी टू डू सम वर्क। अब ए जो रहता है या मैं बोलूंगा हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, ये एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है और ये स्टेट फंक्शन है, यानी ये स्टेट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करता है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। और जो स्टेट फंक्शंस रहते हैं उनके डिफरेंशियल्स परफेक्ट डिफरेंशियल्स रहते हैं या एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स रहते हैं। और इन परफेक्ट डिफरेंशियल्स के या स्टेट फंक्शंस के जो साइक्लिक इंटीग्रल रहेंगे, साइक्लिक इंटीग्रल, तो साइक्लिक इंटीग्रल इनके रहते हैं बराबर जीरो। तो इसका मतलब ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते। क्लियर? ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते, ये होगी एक बात। और एक बात, ये जो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है ये है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या है ये? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब रहता है वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे या मास पे डिपेंड करती है। यानी इसका मतलब जहाँ पे मास ज़्यादा होगा वहाँ पे ये फ्री एनर्जी भी ज़्यादा होगी। कौन सी फ्री एनर्जी? हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी या मैं बोलूँगा इसको हेल्महोल्ट्ज़ इंटरनल एनर्जी। क्लियर? इस तरह से ये नेचर ऑफ सब्सटेंस पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि फ्री एनर्जी जो है वो सब्सटेंस टू सब्सटेंस वेरी होता है। ठीक है, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी को मैं सिंपली बोल सकता हूँ, इट इज फ्री एनर्जी ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। ये बात याद रखना अगर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये मैंने कहा कि एनर्जी है तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट जो रहता है इस हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का वो रहता है जूल। ठीक है, इसका यूनिट रहेगा जूल। ठीक, अब इसके बाद में हम देखेंगे कि चेंज इन हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी किसके बराबर रहती है, वो भी अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस। मैंने पहले ही कहा ये कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो एनर्जी रहती है एक सिस्टम की, उसी को हम कहते हैं हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। क्लियर? देखो, अगर मैं एक थर्मोडायनेमिक चेंज कंसिडर करता हूँ, मान लीजिए एक सिस्टम है उसमें चेंज आती है फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, ये स्टेट 1 ये स्टेट 2 सपोज। और स्टेट 1 की जो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है उसको मैंने ऐसे सिंबल से लिखा A1 मीन स्टेट 1, ये 1 सबस्क्रिप्ट में जो 1 है ना या यहाँ पे 2 है तो ये रिप्रेजेंट करता है स्टेट को। तो यहाँ की जो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी रहेगी वो रहेगी A1। तो इस तरह से इंटरनल एनर्जी रहेगी E1, फिर टेम्परेचर T1, एंट्रोपी S1। जब मैं चेंज लाता हूँ तो स्टेट चेंज होता है, यानी सिस्टम चेंज फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, तो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी भी चेंज होगी। तो मैं उस हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी को दिखाऊंगा A2 से, फिर जो इंटरनल एनर्जी रहेगी वहाँ पे उसको दिखाऊंगा E2 से, इस तरह से माइनस T2 S2। ठीक, अब अगर मैं चेंज दिखाऊंगा, चेंज क्या आ गई? चेंज का मतलब रहता है फाइनल माइनस इनिशियल, यानी डेल्टा A, यानी चेंज इन हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी हमें दिखाना है तो वो आएगा डेल्टा A इज इक्वल टू A2 माइनस A1। अब A2 किसके बराबर है? वो है बराबर E2 माइनस T2 S2। तो मैं लिखूंगा A2 के बदले में E2 माइनस T2 S2, फिर लिखेंगे माइनस, उसके बाद में A1 के बदले लिखेंगे ये E1 माइनस T1 S1। ठीक, तो इसका मतलब ये इक्वेशन ऐसे बनेगी। ठीक, अब यहाँ पे E वाले एक साइड में लिखेंगे और T2 S2 वाले अलग साइड में। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे E2, ये माइनस आ जाएगा E1, फिर ये माइनस, फिर T2 S2 माइनस T1 S1। ठीक है, ये थोड़ा रीअरेंज किया मैंने।
अब अगर मैंने ये कहा कि सिस्टम अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस है, तो अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस जो टेम्परेचर 1 होगा वो टेम्परेचर 2 के बराबर होगा, यानी दोनों सिस्टम्स में या दोनों स्टेट्स में टेम्परेचर सेम रहेगा। तो इस टेम्परेचर को दिखाऊंगा मैं T। तो फिर मैं ये T1 T2 नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ T लिखूंगा, यहाँ पे भी T, यहाँ पे भी T। अब ये T निकालो कॉमन, अंदर क्या रहेगा इसमें S2 माइनस S1, S2 माइनस S1, तो ये बन जाएगा E2 माइनस E1, जो इसको मैं इसके बदले लिखूंगा मैं डेल्टा E। तो इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा A इज इक्वल टू डेल्टा E माइनस T इंटू S2 माइनस S1। या मैं लिख सकता हूँ डेल्टा A इज इक्वल टू डेल्टा E माइनस T डेल्टा S, क्योंकि इसके बदले में भी मैंने डेल्टा S लिख दिया, यानी चेंज। तो फिर हम ये जो ना ये वाली इक्वेशन 1, ये हमें दिखाता है चेंज इन हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। तो चेंज इन हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी बराबर रहता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी माइनस टेम्परेचर इनटू चेंज इन एंट्रोपी। अब इसके बाद में इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हम डिस्कस करेंगे। अब फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ए यानी हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। देखो हमने इक्वेशन 1 में अभी देखा कि डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस टी डेल्टा एस। अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस पे अप्लाई करूं तो फर्स्ट लॉ कहता है कि डेल्टा ई जो रहता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो बराबर रहता है क्यू रिवर्सिबल प्लस डब्ल्यू रिवर्सिबल। ठीक, इस तरह से अगर मैं फिर ये वैल्यू डेल्टा ई का के जो ये वैल्यू है अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो ये इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन 1 बन जाएगी डेल्टा ए इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल प्लस डब्ल्यू माइनस टी डेल्टा एस। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल डिवाइड बाई टी। देयरफॉर अगर मैं ये टी इधर ले जाऊँ ये बन जाएगा टी डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन 2 में क्यू रिवर्सिबल के बदले में, तो ये हो जाएगा टी डी एस, टी डेल्टा एस है ना। तो ये बन जाएगी इक्वेशन डेल्टा ए इज इक्वल टू, या टी डी एस के बदले में ये लगा दो क्यू रिवर्सिबल, एक ही बात, ये इधर लगा दो या ये इधर लगा दो। चलो क्यू रिवर्सिबल लगा दिया मैंने टी डी एस के बदले में, तो ये बन जाएगा क्यू रिवर्सिबल माइनस क्यू रिवर्सिबल, ये प्लस माइनस कट, तो यहाँ पे रह गया डब्ल्यू। डब्ल्यू मीन्स ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल। अब देखो रिवर्सिबल वर्क का मतलब रहता है मैक्सिमम वर्क, मगर ये जो वर्क जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ मैक्सिमम वर्क, ये विदाउट प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, यानी एक्सेप्ट पीवी वर्क। तो जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क यानी मैकेनिकल वर्क को छोड़ के जो वर्क है वो है ये। तो इस वर्क को मैं बोलूँगा फिर मैक्सिमम के बदले में यूजफुल वर्क। क्या बोलूँगा? यूजफुल वर्क, यूजफुल वर्क। तो इसका मतलब जो ए है डिक्रीज इन ए वो बराबर होगा डिक्रीज इन यूजफुल वर्क, या मैं बोलूँगा डेल्टा ए इज इक्वल टू वर्क यूजफुल, यूजफुल। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिक्रीज इन हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है इस इक्वेशन के हिसाब से वो बराबर रहेगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क विच ए सिस्टम कैन डू, मगर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क याद रखना, ये मैक्सिमम डब्ल्यू मतलब टोटल वर्क नहीं है ये। ठीक है, ये सिर्फ यूजफुल वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क को छोड़ के। ठीक, जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क को मिला के वर्क बनेगा वो बन जाएगा असली मैक्सिमम वर्क। चलो अभी जो डेल्टा ए है इसको मैं बोल सकता हूँ फिर वर्क फंक्शन भी, और ये जो ए है ये ए निकला है वर्ड और बीच से जो एक जर्मन वर्ड है और उसका मतलब रहता है वर्क, इसलिए हम इसको ए से दिखाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको दिखाऊंगा वेरिएशन ऑफ डेल्टा ए विद टेम्परेचर एंड प्रेशर, सॉरी टेम्परेचर एंड वॉल्यूम।